चांद और टूटे हुए लोग। आसमानों की अथाह नीलिमा में बड़े से वेले के फूल की तरह तैरता हुआ चांद ऊपर नीचे दूर दूर तक फैली हुई गंगा की ठंडी महीन सूखी वालों पर दो तीन टूटे हुए लोग 14वीं के चांद की छाया में शहर के कोलाहल से दूर इस किनारे पर निकल आए थे, पीपों के पुल पर से होकर। उनके आते समय पीपे पानी में कुछ दबे थे। पुल में हल्की सी हरकत हुई थी, दोनों बाजू की रेलिंग चरमराई थी, पानी की छोटी छोटी लहरियां उठी थीं और विलीन हो गई थीं। उनमें से दो से चांद का काफी पुराना परिचय था, यूं कहना चाहिए कि मूक मैत्री ही थी। पिछले 5-6 साल से अक्सर दोनों इसी तरह की जादूभरी चांदनी रातों में आते थे। घंटों बालू में निरुद्देश्य चलते रहते थे, थककर बैठ जाते थे। अमूमन वही बातें करते थे जो चांदनी रातों में लोग सृष्टि के आदि से करते आए हैं। वास्तव में दोनों दोस्तों के बीच की कड़ी बन गया था चांद। वैसे दोनों चाहे महीनों न मिलें, लेकिन जब कभी कोई असाधारण सी चांदनी रात आए, उनमें से एक दूसरे को बुला लाता और घंटों चांद की छाया में बैठकर दोनों अपने मन की परतों में छिपे हुए फूल, आंसू, गीत, प्यार और दर्द वालों में बिखेर जाते थे। उनसे पहले फल परिचय की याद चांद को अच्छी तरह याद हैं। कॉलेज की उम्र थी, रोजी और परिवार की चिंताओं से मुक्ति, भविष्य की अजवसी कलानाएं, अपरिपक्व कच्चे फूलों सा सुकुमार स्वभाव और जैसा उस उम्र के लिए स्वाभाविक है, प्यार के पहले रंगीन और पवित्र जादू में बंधने के लिए आतुर मन। दोनों यालू की परिधि में धंसते गए, दूर दूर, यहाँ तक कि किनारा छिप गया। सिर्फ वालू, सफेद धुआं, संगमरमर सी वालू और हवाओं में उड़ती हुई झिलमिल दूधिया चांदनी। दोनों वहीं बैठ गए, लगता था धरती चांदनी में घुल गई है। दोनों चुप रहे। एक विहल स्वर में बोला, कितना अच्छा लगता है। जैसे न नीचे धरती हो न ऊपर आकाश। हम लोग जैसे बादलों से घिरे हैं, यादलों में बैठे हैं। क्यों? दूसरे ने जवाब नहीं दिया। चुपचाप लेटा चांद की ओर देखता रहा। चांदनी उसकन चौड़े माथे पर जम गई थी, उसकी लटों से खेल रही थी। क्या सोच रहे हो? चुप क्यों हो राजे? उसने राजेश का शीतल माथा हुआ। राजेश ने चांद की ओर से निगाहें हटाई। क्षण भर अपने साथी की ओर देखा और अजसी कांपती हुई नशीली आवाज में बोला, एक बात बताओ कुंवर, कभी तुमने यह महसूस किया है कि जब कभी ऐसे अकेलेपन में आदमी आ जाए और उसके सामने सुंदर फूल हो या चांद हो या बादल हो या पेड़ों की हरी भरी छाहें हो तो उस समय कोई चेहरा उसके सामने आ जाता है, आंसू धुला या मुस्काता हुआ? क्यों? कुंवर कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक फीकी मुस्कान के साथ उसने राजे का हाथ हल्के से दबाया और चांदनी में सोई हुई तटरेखा की ओर देखने लगा। चांद के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और चांदनी थोड़ी तेज हो गई। राजे उठकर बैठ गया। बोला, कुंवर, तुमने कोई ऐसी लड़की देखी है जो सफेद फूलों की तरह पवित्र हो, जो इसी चांदनी की तरह सूक्ष्म हो, एथीरियल हो? चोलो, कुंवर ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप बैठा वालू पर लकीरें खींच खींच कर मिटाता रहा। चांद हंसकर बोला, ठीक है लड़के, इस उम्र में सभी को कोई लड़की एथोरियल लगने लगती है। फूल सी पवित्र, चांदनी सी सूक्ष्म, क्या उम्र है तुम्हारी? लेकिन चांद की आवाज राजे तक पहुंच भी नहीं पाई थी कि कुंवर ने पूछा, कौन है यह लड़की, बताओगे? है एक। जानकर क्या करोगे? उसे मालूम है, कुंवर ने पूछा। क्या? राजे हंसकर बोला, क्या यही? नहीं जी, राजे खिलखिलाकर हंस पड़ा, तुम कुछ और न समझना। जानने की क्या बात है? तुम जानते हो मैं दूसरे किस्म का आदमी हूं। प्यार व्यार मेरे बस का रोग नहीं। मेरी जिंदगी का कुछ और ही मकसद है। वह लड़की फूल सी पवित्र है, मैं केवल इतना कह रहा हूं, लेकिन मेरे लिए है, यह तो मैंने नहीं कहा। आदमी दूर से भी फूल को देख सकता है।
चांद खिलखिलाकर हंस पड़ा। दूर से प्यार कर सकता है। इस पीढ़ी के अधिकांश लोगों को इस उम्र में ऐसी बातें कहने की आदत पड़ गई थी। पता नहीं, चांद ने सोचा, इसका मतलब भी वे लोग समझते हैं या नहीं। उसके बाद ये दोनों चुपचाप पड़े रहे। थोड़ी देर बाद राजे के हाथों पर एक गर्म आंसू चू पड़ा तो उसने चौंककर कुंवर की ओर देखा। कुंवर ने बिना राजे की ओर देखे हुए बहुत धीमे से कहा, तुम किस्मतवर हो। तुम्हें ताकत है, बौद्धिकता है। तुम प्यार में विश्वास नहीं करते, पर तुम्हारे जीवन में है कोई जो प्रतिक्षण तुम्हारे समीप है। और मैं, जानते हो, मैं प्यार करता हूं, लेकिन पिछले 6 वर्ष से कभी उससे दो बात नहीं कर पाया। फिर भी हर सांस उसे छू आती है। कभी उसके प्यार, बल्कि मैं पूजा कहूंगा, के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकूंगा। तुम मुझे कमजोर कह सकते हो, तुम्हारी सी आग मुझ में जरूर नहीं है। आग, राजे ने धीमे से दोहराया और हंस पड़ा, शायद कुछ आत्मसंतोप के साथ, शायद हल्के से अविश्वास के साथ, शायद थोड़े से निश्चल अभिमान के साथ। आओ चलें, उसने कहा और दोनों उठ खड़े हुए। राजे का मन तितलियों की तरह चंचल, हल्का और उड़ने को आतुर था। कुंवर का मन भारी, उदास मन। सहसा रुककर राजे ने कुंवर के कंधे से टिककर कहा, मैं उसे प्यार नहीं करता लेकिन। और राजे ने अपनी बात पूरी नहीं की। यह पहला मरतया था जब चांद ने उन्हें देखा था। चांद तो ऊपर है, इन भावावेशों और आंसुओं से ऊपर। आथ उसने केवल कुतूहल के भाव से ऊपर ही से उनकी ओर देखा जिनकी ये लोग बातें कर रहे थे। राजे ने जिसका जिक्र किया था वह छत पर सो रही थी, किसी से लड़कर। यह रोते रोते छत पर पड़कर सो गई थी। उसकी काली भौराली चोटी उसके वक्ष पर नागिन की तरह बेहोश पड़ी थी। पास किताबें बिखरी थीं। सिरहाने दूध का गिलास रखा था जिसे मारे गुस्से के उसने पिया ही नहीं था। जिसका जिक्र कुंवर ने किया था वह खिड़की के पास टेबल लैंप की रोशनी में किताब छोड़कर घुटनों में शीश छिपाए न जाने क्या सोच रही थी। आंचल सर से खसक गया था। चांद को अपनी और अपलक देखते हुए उसने उठकर खिड़की बंद कर दी। चांद ने उन दोनों लड़कियों की देखा और सफेद बालू पर काले चींटों से रेंगते हुए उन दोनों को देखा जिनके हृदय पर प्रथम बार स्वर्णिम प्रेम की छाया पड़ रही थी। उस प्रेम की जो आकाश से भी विस्तृत, सागर से भी गहरा, ऋचाओं से भी पवित्र था, जिसके बारे में उन्होंने उपन्यास पढ़े थे, कहानियों पढ़ी थी, कविताएं पढ़ी थी। चांद ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ अपनी लंबी सूची में थोड़े से नाम और जोड़ लिए। यह 5 साल पहले की बात है। उस दिन से चांद ने इन पर कड़ी निगाह रखनी शुरू कर दी थी। उसके बाद वे सब अपनी अपनी पगडंडियों पर चलते रहे और प्यार व्यार तो हर एक की जिंदगी में आता है। कभी उनकी पगडंडियां मिलीं, फिर अलग हो गईं, फिर विभिन्न दिशाओं में मुड़ गईं। कभी वे अपनी अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त हो जाते, कभी एक दूसरे को दूर से देख लेते। और आप जानते हैं चांद इस बीच में क्या करता रहा? कभी आपने मक्खी को फंसाते हुए मकड़ी को देखा है? जहां मक्खी के पंख उलझे और वह तड़फड़ाई कि मकड़ी दौड़ पड़ती है और दाएं बाएं, ऊपर नीचे, इस कोने से उस कोने तक बिजली की तेजी से दौड़कर इतने तार बिन देती है कि फिर मक्खी के लिए कोई निस्तार नहीं रह जाता। ठीक उसी तरह नीचे जमीन पर ये लोग चलते रहे, जिंदगी में बढ़ते रहे। ब्याह, शादी, रोजी रोजगार, प्यार, सभी में वे डूबते उतराते रहे। और ऊपर चांद एक बहुत बड़े चांदी के जहरीले मकड़े की तरह आसमान के इस छोर से उस छोर तक दौड़ दौड़ कर इनकी जिंदगी को एक अजसे चमकीले जाले में कसता रहा। हाँ, कभी कभी चांद एक काम और करता, चांदनी की डोरों में बांधकर उन्हें इसी चालू पर खींच लाता। और यद्यपि आर्थिक संघर्ष, सामाजिक परिस्थितियां आदि उन पर चेतना और संस्कार की परत पर परत जमाते जाते थे, किंतु चांद एक क्रूर मजाक करता था।
वह यह कि चांदनी की एक तेज बौछार से उसके मन पर जमी हुई परतें धोकर बहा देता था और वे फिर उसी बालू में लेटकर उसी दिन की सी बातें करने लगते थे। जिस दिन उनके हृदय पर प्रेम की प्रथम छाया पड़ी थी, वह प्रेम जो आकाश से विस्तृत और सागर से गहरा है, जैसा कि उपन्यासों और कविताओं में उन्होंने पढ़ा था। तो इस तरह अक्सर वे इसी तरह वालू पर मिलते रहे। एक चार राजे ने बताया हंसते हंसते कि उसे बहुत फुरकत रहती है, क्योंकि वह लड़की उसकी जिंदगी से चली गई है। लेकिन पता नहीं कौन सी चीज है जो दोनों के मन में हमेशा ऐसी ही रहेगी। वह चीज प्यार है या और कुछ, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजे प्यार में तो विश्वास ही नहीं करता। और यह समाचार देते समय राजे हंसा। उसकी हंसी चांद को कुछ टूटी फूटी हुई सी जरूर लगी थी। यह चांद का भ्रम भी हो सकता है। और कुंवर के आंख में आंसू आ गए, क्योंकि उसे किसी की याद आ गई जिसे वह खो ही देगा, क्योंकि प्यार में पाने का विधान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना खो देने का। और फिर 2 साल बाद एक दिन जब वे मिले तो कुंवर ने बताया कि उसकी शादी होने वाली है। उस लड़की से नहीं, क्योंकि वह राजे के सिद्धांत में विश्वास करता था कि देवता अपने मंदिर में रहें। वह केवल दूर से पूजा अर्पित कर दे, या जैसे इसी सिद्धांत को अन्य उपमाओं के सहारे भी कहा जाता है। राजे यद्यपि उसके विवाह के निर्णय से असहमत था, पर जब कुंवर ने बताया कि स्वयं उस लड़की ने ही कुंवर से उसके विवाह के लिए जिद की है, शपथ दिलाची है, यह भी उसने स्वयं पसंद की है, तो राजे भी उस लड़की के अनन्य त्याग पर विस्मय करता हुआ मौन रह गया। और उसके बाद अक्सर वे मिलते रहे और दोनों यह बताते रहे कि वास्तव में प्रेम में अद्भुत शक्ति है। दूरी से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि इस दूरी ने उनके पारस्परिक विश्वासों को और भी सबल बना दिया है। और दोनों चोंद की ओर देखकर कहते थे कि उनका प्यार इतना ही पवित्र है जितना यह चौद। उनका प्यार रोजमर्रा की जिंदगी से उतना ही ऊपर उठकर है जितना यह चांद, और दूर होते हुए भी अंतर के उतना ही समीप है जितना यह चांद। और उत्त के सिलसिले में कभी कभी कबीर का एक दोहा भी वे लोग कहते थे कि कमोदनी जलहर वसे चंदा वसे आकाश, क्योंकि 10वें दर्जे से MA तक यह दोहा उनकी पाठ्य पुस्तकों में था। फिर अक्सर वे दोनों उदास हो जाते और कुंवर की आंखों में आंसू आ जाता और राजे के होठों पर एक फीकी मुस्कान। और यद्यपि वे दोनों अंदर से एक बहुत बड़ा अभाव महसूस करते थे, लेकिन चांद ने देखा दिन दिन वे अपनी जिंदगी में तरक्की करते गए। राजे ने अकाउंट्स की परीक्षा दी और डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बन गया। और चांद ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बेडौल बड़े से चमकीले मकड़े की तरह दौड़ दौड़कर उनकी जिंदगी पर जाला चुनता रहा। और नतीजा यह हुआ कि राजे कुछ अधिक बौद्धिक, मुहफट, हंसमुख, चतुर होता गया और कुंवर अधिक व्यावहारिक, दूरदर्शी, पारिवारिक, उसका परिवार हो गया था, और गंभीर होता गया। लेकिन यह उनकी ऊपरी परत थी। अंदर की परत में तो केवल प्यार ही प्यार था, क्योंकि प्यार ही अमर है, जैसा कि महाकाव्यों में भी कहा गया है। हाँ, चांद ने यह जरूर थोड़े आश्चर्य और अधिक संतोष के साथ देखा कि प्यार से वंचित हो जाने पर भी उनके जीवन की बाहरी प्रगति में बाधा नहीं पहुंची। वे पहले से अच्छे कपड़े पहनते थे, पहले से अच्छा खाना खाते थे, पहले से बेहतर घर में रहते थे, और पहले से अधिक व्यस्त थे, सोचने और चिंता करने का कम अवकाश निकाल पाते थे। और इतने व्यस्त हो गए थे वे लोग कि हर महीने चांद आसमान की अथाह नीलिमा में बड़े से बेले के फूल की तरह तैरता जाता, मगर वे लोग कभी ध्यान भी न देते। इस तरह जब 1.5 साल यानी लगभग 17 से 18 पूर्णिमाएं बीत गईं तो चांद को यह उपेक्षा काफी अपमानजनक मालूम पड़ी, और यह चांदनी का रेशमी रुफला जाल फेंककर उन्हें फिर वालू पर खींच लाया। और वे पीपे का पुल पार कर आए। आते समय पीपे की रेलिंग चरमराई, लहरें उठीं और विलीन हो गईं, और जब इस पार पहुंचे तो पता नहीं क्यों उनका मन धूमिल था। उस पर पतें जमी हुई थीं और वे तमाम बातें कर रहे थे।
सिर्फ वे बातें नहीं कर रहे थे जो अमूमन सृष्टि के आदि से चौदनी में लोग करते आए हैं, और वे भी करते रहे और जिन्हें सुनने को गांध उत्सुक था। हाँ, उनके साथ आज एक व्यक्ति और था जिसकी खोई खोई मनःस्थिति, आंखों के गुलाबी डोरे, झूमती हुई चाल और पांव का सलेमशाही जूता यह बता रहा था कि वह विवाहित है। चांद का जाल जो राजे और कुंवर पर आज नहीं था उसे सहसा घायल कर गया, और वह राजे के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कितनी सुंदर है चांदनी, और चांद की ओर देखता हुआ चलने लगा कि राजे ने टोका, देखो नीचे गड्ढा है। विनय नवविवाहित चिनय राजे के और भी समीप जाकर बोला, राजे, तुम्हें ऐसा कभी हुआ है कि सामने चाहे फूल हो या चांद, बादल या पेड़ों की हरी भरी छाह का चेहरा उन सबके पीछे से मुस्करा पड़े? राजे चुप रहा। एक टूटी हुई ठंडी हंसी उनके होठों तक आते आते रुक गई। तो इसका नाम भी सूची में जुड़ना चाहिए, चांद ने सोचा। विनय फिर बोल उठा, मैं जानता हूं तुम लोग हंसोगे। पता नहीं कि मुझी पर कुछ पागलपन है, कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने इससे अच्छी लड़कियां देखी हैं, शायद उन्हें प्यार भी किया है, हफ्तों पागल भी रहा हूं, लेकिन आज लगता है यह सब अस्थायी है। उम्र का तकाजा, एक उत्सुकता, एक शौक, लेकिन पत्नी की हमदर्दी, उसका स्नेह, इसमें कुछ और ही रस रहता है। राजे, तुम उसे कभी महसूस करोगे? देखो, शायद महसूस करूं, राजे ने कहा, और मन ही मन उसे महसूस करने की आधी परिहासमयी चेष्टा भी करने लगा। यह अजसा केस है, चांद ने सोचा, प्रेम और अपनी पत्नी के लिए। राजे से क्या कहते हो? मुझसे कहो, सहसा कुंवर तेज और कड़े स्वर में बोला। मैंने शादी भी की है, पत्नी है, परिवार है, यच्चा है। जिसको तुमने प्यार किया है उसका पति है, परिवार है। पता नहीं तुम पत्नी के किस स्नेह की, किस हमदर्दी की बात कर रहे हो। तुमने प्यार किया है, तुम्हारी उम्र का तकाजा रहा होगा जो मिट गया। प्यार अगर होता है तो अटूट रहता है। घर बार, पत्नी, बच्चे सभी जैसे पिंजरे की तीलियां हैं। पल भर अगर आदमी को एकांत मिलता है, तय सिर्फ एक व्यक्ति हमारे साथ रहता है, वह जो हमारी जिंदगी में साथ नहीं आ पाया, जिसे हम खो चुके हैं। विनय चुप हो गया। वे बात करते करते ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां ऊपर लहरों ने बालू की एक लंबी रेखासी बना दी थी। वे तीनों वहीं रुक गए। राजे और कुंवर उसी पर सिर टिकाकर लेट गए। विनय अंगुलियों से शिखर रेखा बनाता मिटाता रहा। चांद ने मकड़े की तरह जाल का एक तार और कसा। कुंवर बोला, मैं जानता हूं इस दूरी के बावजूद न मैं बदला हूं न वह। अभी कितने दिन गुजरे हैं दोस्त, राजे ने बहुत उड़ती हुई आवाज में कहा। तो तुम भी जानते हो कि यह सब अस्थायी। राजे ने कोई जवाब नहीं दिया। विनय राजे से टिककर बैठ गया। एक बात पूछे राजे? कुंवर ने राजे का माथा छूकर कहा, तुम कुछ बदल गए हो क्या? तुम उसे बदलना कहते हो? मैं उसे विकसित होना। एक बात और पूछें? क्या? वह नहीं, यह नहीं बदली है। वही अपनापन, वही अधिकार, वही शासन, यही तेवर, और एकांत क्षणों में वही पागलपन। लेकिन पहले मैंने सिर्फ उसे देखा था, उसके बाद दुनिया देखी है, दुनिया जिसका वह सिर्फ एक अंश है। जिंदगी देखी है, जिंदगी जो सिर्फ प्यार नहीं होती, जाने कितनी अनुभूतियों, कितने संघर्ष, कितनी परिस्थितियों से मिलकर जिंदगी बनती है। लेकिन प्यार उन सयों के बावजूद टिकता है, कुंवर ने विहल स्वरों में कहा। हो सकता है, पर मुझे तो लगता है प्यार शायद आदमी की सबसे आकर्षक और सबसे निस्सार कल्पना है। सच पूछो तो मैं अब प्यार में ही विश्वास नहीं करता। असल बात है हमदर्दी, एक आपसी निर्भरता जो मूलतया सामाजिक है, सामाजिक परिस्थितियों से सापेक्ष है। भाषा कुछ इतनी कड़ी होती जा रही थी कि चांद समझ नहीं पा रहा था, पर कुछ ऐसा लग रहा था
कि उसने जो जाल के तार उन लोगों पर चुन रखे हैं उन्हें राजे बार यार झटके दे रहा था। तो तुम कोई चीज स्थायी नहीं मानते, सब सापेक्ष है। तो वासना स्थायी होती होगी? नहीं, वासना तो बिल्कुल बालू की लकीर है। स्थायी है आत्म प्रवंचना, अपने को ठगते रहना, अपने को मुलाये में डाले रखना, गुजरे हुए प्रेम के नाम पर। हूँ, कुंवर ने बहुत उपेक्षा से कहा। नहीं, खैर यह तो मैं मजाक कर रहा था। आत्म प्रवंचना भी नहीं टिक पाती, परिस्थितियां उसे भी धीरे धीरे तोड़ डालती हैं। लेकिन खैर मेरी बात का बुरा मत मानो, न गलत समझो। संभव है मैं ही गलत हूं, पर मुझे ऐसा जरूर लगता है कि नारी और पुरुष के संबंधों में अस्वस्थ रूमानी अंश निकालकर अगर एक स्वस्थ मानवीय हमदर्दी रहने दी जाए जिसके सहारे एक स्वच्छ सामाजिक जीवन बन सके तो बहुत समस्याएं सुलझ जाएं। चांद का मन इस वार्तालाप से उबसा रहा था, लेकिन कुंवर फिर बोल उठा, लेकिन हम समस्याएं सुलझाने के लिए तो प्यार नहीं करते। वह तो पता नहीं कैसे हो जाता है, एक अजसा बल, एक अजसी रंगीनी, एक ताजी अंगड़ाई हमारी आत्मा में जाग जाती है। और जो व्यक्तित्व हमें छूकर फूल की तरह खिला देता है, जो हमें जाने कितना अमृत भर देता है, जिसके सपनों में हम वर्षों डूबे रहते हैं, फिर उसी के सामने हम एक दिन यह प्रश्न चिन्ह लगा दें कि इससे हमारी समस्याएं सुलझती हैं या नहीं। यह हमारे सामाजिक जीवन की कसौटी पर कैसा है? चांद ने दूर से देखा, तैश से कुंवर का चेहरा लाल हो रहा था। यह और ध्यान से सुनने लगा। राजे शांत और संयत स्वर से बोला, लेकिन मैं तो इसे दूसरे ही पहलू से देखता हूं बंधुआ, जरा अपने व्यक्तिगत मोह से अलग होकर देखो। एक उम्र होती है जब एक अजवसा रंगीन प्यारा फूल सभी के मन में खिलने लगता है। उस समय जो भी व्यक्तित्व हमारे समीप आया उसकी गहरी छाप उस पर पड़ जाती है। लेकिन हमारे चारों ओर की व्यवस्था, वातावरण, परंपराएं, सामाजिक ढांचा कुछ ऐसा है कि हम सब बेबस हैं और कायर हैं। सामाजिक स्तर पर वह व्यक्ति हमारे साथ आ नहीं पाता। अपनी व्यक्तिगत सीमाओं में आबद्ध हम आत्मिक प्रेम, आस्था और निष्काम पूजा की बात करने लगते हैं, पर सामाजिक स्तर पर विवाह करते हैं। पली आती है, बच्चे होते हैं और हमारे दो व्यक्तित्व हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की धिक्कारते हैं, दोनों एक दूसरे की सांसों में जहर घोल देते हैं। हमारा व्यक्तित्व खोखला हो जाता है और खोखले व्यक्तित्व से बना हुआ समाज अनैतिक। मैं कभी कभी सोचता हूँ, काश इन अंतर्विरोधों, इन विषमताओं से हम छुटकारा पा सकते तो हमारा जीवन कितना स्वच्छ होता, हमारा समाज कितना स्वस्थ। हम अपना व्यक्तिगत मोह छोड़कर कितनी विराट आस्था पा लेते। हमारी व्यक्तिगत जिंदगी कितने बड़े संगीत की एक कड़ी होती। अपने व्यक्तिगत मोह की याद छोड़कर जरा तटस्थ होकर आकलन करो। चांद तिलमिला उठा। उसे ऐसा लगा जैसे राजे ने झटके से जाल का सबसे मजबूत तार तोड़ दिया हो। उसने चांदनी की एक तीखी बौछार दी। कुंवर बोला, उठो और आगे चलो। चांद ने डोरे खींचे और तीनों कठपुतली की तरह चांदनी के जादू में बंधे फिर आगे चल दिए। चांद ने व्यंग्य से कहा, पता नहीं किसने आदमी को बौद्धिक प्राणी कहा है। प्यार ने तोड़ दिया है। उत्त को स्वीकार न कर, एक पता नहीं कित असंभव अवस्था की बात करता है। दूसरा विवाह को मंजिल समझ बैठा है और तीसरा तो जैसे समाजवादी नेता की तरह बात कर रहा है। समाज व्यवस्था, स्वस्थ सामाजिक जीवन, वेंतलव बेसिर पैर की बातें और मकड़े की तरह गुस्से में चांद जल्दी जल्दी जाल के तार चुनने लगा। तीनों का मन अजसी आशंकाओं, समस्याओं और प्रश्न चिन्हों से ग्रस्त जाल में फंसी मछलियों की तरह पंख फड़फड़ा रहा था और मन की आकुलता जितनी बढ़ती जाती थी उतनी ही एकाग्रता से वे चांदनी और बालू के जादू में डूबने का प्रयास करते थे। उन्होंने बालू पर बनी हुई लहरियां देखी
उनकी तुलना बादल में पड़ जाने वाली लहरियों से की। एक स्थान पर पास के ककड़ी के खेतों की मेंढों पर गड़ी सरपत की कलौंच वालू पर जम गई थी। उसे आश्चर्य से देखा। उसे पैर से जरा ठोकर मारने पर नीचे से कपूरी बालू निकल आती थी। इसे बहुत आश्चर्य से देखा। बालू मुट्ठी में भर भर कर गिराते रहे। बालू में वनते अपने पक्षियों को देखते रहे। विराट वालू की हिमश्वेत झिलमिली पृष्ठभूमि में काली छायाओं से हिलते जुलते एक दूसरे के व्यक्तित्व को देखते रहे। लेकिन यह तब ऊपरी परत की बातें थीं। अंदर ही अंदर वे तीनों बेचैन, उलझे हुए और व्यथित थे, क्योंकि उन सयों की जाने कितनी धारणाओं, आस्थाओं और मान्यताओं में गहरा मंथन हो रहा था। और चांद तो इन सभी व्यक्तिगत दुख सुख, व्यथा और पीड़ाओं से बहुत तटस्थ और निरपेक्ष है। उसे इसमें क्या दिलचस्पी, फिर भी महज कुतूहलवश उसने अपनी निगाह घुमाई और देखा राजे जिसके बारे में सोच रहा था वह बिल्कुल उसी तरह जैसे चांद ने पहले देखा था, छत पर बेहोश सो रही है। पास में एक छोटी सी गुलाब सी बच्ची किलकारियां भरकर मां की जगाने की कोशिश कर रही है। एक अक्षय वात्सल्य और कमल की पाखुरियों सी मंजुल ममता उसके होठों पर है। वह छोटी सी मां पहले से कहीं ज्यादा सीमय, मधुर और स्नेहमयी लग रही थी। और चांद ने देखा कि जिसके बारे में कुंवर सोच रहा था वह उसी तरह खिड़की पर टेबल लैंप के पास घुटनों में सिर झुकाए पति की प्रतीक्षा कर रही है, जो अभी लौटा नहीं है। वह पहले से अधिक सूनी सूनी लग रही है, और जिसकी बातें विनय ने की थीं, यह सुहाग की लजीली तुलसी सी पवित्र छोटी सी अवोध नववधू, चांद की निगाहें उस पर टिकी ही नहीं। और चांद ने नीचे वालों पर रेंगते हुए तीनों काले चौंटों की ओर देखकर कहा, मूर्ख, पर उन्होंने सुना नहीं। हाँ, कुंवर ने आगे आकर कहा, राजे, एकाएक गंभीर क्यों हो गए? संभव है तुम ही सब कर रहे हो। राजे का मन आया। बोला, कौन जानता है? हम सब टूटे हुए लोग हैं, कुंठित, अधूरे, जिनका विकास कुचल चुका है। हम सबकी निगाह टूटी है, अधूरी है। पता नहीं सच्चाई क्या है। पता नहीं मैंने जो कुछ कहा उसमें स्वयं मैं विश्वास करता हूं या नहीं। मैं प्रेम के रूमानी अंश को नहीं मानता, फिर भी लगता है उसे अस्वीकार भी नहीं कर सकता। पता नहीं यह केवल संस्कार मात्र है जो छूट नहीं पाता या सच्चाई का तकाजा है। और चांद को लगा कि राजे ने अभी अभी जाल के जो तार तोड़े हैं वह स्वयं उनमें उलझ रहा है। वे तार सांप बनकर उसके कदमों में लिपटे जा रहे हैं। राजे भरे कंठ से कहता गया, मैं ही अभी व्यक्तिगत मोह से उठने की बात कह रहा था, सामाजिक दृष्टिकोण की बात कर रहा था, पर मुझे भी लगता है, चाहे मेरा प्यार अब व्यक्तिगत सीमा से न वैधा, पर यह दर्द तो मेरा ही है जो हड्डियों में आग की तरह रेंगा करता है। वातावरण बहुत भारी सा हो गया। चांद तो हमारे सुख दुख से निरपेक्ष है। वह तो केवल कौतुक के लिए बालू पर इन कठपुतलों का खेल देख रहा था। नाहक मन को उलझनों में फंसाने से क्या फायदा। वह तो एक मुर्दा नक्षत्र ठहरा जिसमें इंसान और उसकी दर्दभरी जिंदगी, उलझन भरी समस्याएं कभी की समाप्त हो चुकी थीं और जिसमें अब सिर्फ सूने पहाड़ और झुलसे मैदान रह गए थे। ऐसा मुर्दा नक्षत्र क्यों नाहक आदमी की समस्याओं में दिलचस्पी दिखाए? वे क्यों रोते हैं, क्यों टूटते हैं? अपनी जिंदगी को, अपनी रहन सहन को, अपनी व्यवस्था को बदलते क्यों नहीं? चांद इसमें क्या करे? उसने जाल के डोरे ढीले कर दिए, अपने शिकारों को छोड़ दिया और खुद ढककर, आंख मूंदकर एक काले बादल से टिककर बैठ गया। चांदनी धूमिल हो गई। तीनों भारी मन से चुपचाप इस किनारे लौट आए। 2:30 बज गए थे। रिक्शा एक ही था, तीनों बैठे। राजे बोला, और जानते हो, हंसी खुशी भरे दिन के बाद जय मैं सोता हूं तो अक्सर आजकल क्या सपना देखता हूं।
देखता हूं एक अथाह समुद्र है जिसके किनारे एक ऊंची मीनार है, जिसके एक झरोखे में से सहसा मेरा पैर फिसल गया है और मैं गिर रहा हूं। नीचे अयाह खूंखार समुद्र है और मैं गिरता जा रहा हूं, गिरता जा रहा हूं। और राजेश का गला रुंघने सा लगा। रिक्शे की ठंडी लोहे की सलाख पर सिर टिकाकर पड़ रहा। विनय ने सांत्वना से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, पर सभी चुपचाप रहे। बादल और गहरे हो गए। चांदनी बिल्कुल छिप गई। चांद ने आंखें खोली तो चारों तरफ अंधेरा था। एक अंधेरा सभी को घेरे हुए था, और उस अंधेरे में यह सभी अजय से लग रहे थे। यह राजेश, यह कुंवर, यह विनय, यह माँ और उसका वात्सल्य, यह प्रतीक्षारत पत्नी और उसका घर, यह सभी अंधेरे में डोलती हुई प्यासी परछाइयां मालूम पड़ रही थीं। उनका प्यार, उनका दर्द, उनकी आस्था, उनकी बौद्धिकता, उनका मातृत्व सभी टूटी हुई परछाइयों के प्यार, परछाइयों के दर्द और परछाइयों की आस्था की तरह झूठा और खोखला मालूम पड़ रहा था। उनमें ठोसपन नहीं, उनमें सच्चाई का वजन नहीं। इतने में रिक्शा ढाल पर पहुंचा और रिक्शे वाले ने सहसा जो उसे छोड़ दिया एक अजय से झोंके के साए, तो राजे को ऐसा लगा जैसे सचमुच वह मीनार से गिर पड़ा है और नीचे अथाह समुद्र है, अया असीम, और वह बिल्कुल अकेला है। अगर वह आवाज भी दे तो सिर्फ आवाज ही समुद्र से और पहाड़ों से टकराकर ली आएगी। और सहसा उसकी पसलियों में एक अजैसा दर्द मरोड़ उठा और राजेश की पलकों से अनजाने एक बड़ा सा गर्म आंसू गालों पर ढलक आया। और उसी समय एक अजवसी बात हुई। चांद की निगाह उस आंसू पर जो पड़ी तो वह स्तब्ध रह गया। यह जिसमें आग है, जो व्यक्तिगत मोह को चीर चुका है, यह उसी की पलकों का आंसू है। 5 साल में यह पहला आंसू उसने उस पलकों में देखा था। चांद को ऐसा लगा जैसे वह आंसू सफेद चमकदार मगर तड़पते हुए फौलाद का टुकड़ा है। और जैसे आग छूने से आदमी चौंक उठता हो, वैसे ही चांद की नसों में एक आघात दौड़ गया। और जैसे अंगारे से मोम पिचल जाता है, वैसे चांद की निगाह पर न जाने क्या जमा हुआ था जो पसीज पसीज उठा और एक अजसी विहलता चांद में जाग उठी और उसे लगा हालांकि ये सभी लोग टूटे हुए हैं, आत्मप्रवंचनाओं में उलझे हुए हैं, अपूर्ण और कायर हैं, पर राजे के इस आंसू में, कुंवर की उस दृढ़ आस्था में, उस धूपदीप सी नववधू में, अपने नए बचपन में, उस गुलाब सी बच्ची में, अपना सारा दुख भूलकर तन्मय हो जाने वाली माँ में, उस येबस करुण पत्नी में, इसमें उसमें सभी में पता नहीं कहा कौन सी प्रांजल पवित्रता है जो प्रकाश की यासी है, प्रकाश में आने के लिए छटपटा रही है। सिर्फ उसे रास्ता नहीं मिल पा रहा है। एक अमृत स्पर्श, केवल एक अमृत स्पर्श उनको बिल्कुल बदल देगा। वे छटपटा रहे हैं। और उसी क्षण सहसा चांद को महसूस हुआ कि केवल चांदी का मकड़ा नहीं है, वह रेतीले मैदानों और टूटे पहाड़ों वाला मुर्दा नक्षत्र मात्र नहीं है। वह प्रकाश का देवता है, सुधा का स्रोत है, अमृत का रजत कलश है, और यह सब उसी के अपने टूटे हुए टुकड़े हैं जो प्रकाश के अभाव में छटपटा रहे हैं, जो एक नए प्रकाश की खोज में हैं, नए जीवन की खोज में हैं, नई व्यवस्था की ओर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तब चांद बादलों को चीरकर इन टूटे हुए लोगों पर, उनकी सारी टूटी हुई पीढ़ी पर एक विराट मंगलमय आशीर्वाद की तरह झुक गया।